नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए समय लेकर आते हैं कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े अलग अलग विषय अलग अलग दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा होती है। आज इस कार्यक्रम में खासतौर पर पशुपालन से जुड़े हुए विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए इनके बारे में बता दें। आज का विषय है मीठे जल में झींगा पालन और पशुओं की पोषण सुरक्षा। तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर आज इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस बेझिझक आप कॉल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखिए, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर प्रेम कुमार, प्रधान वैज्ञानिक मत्स्यिकी विभाग ICAR पूसा नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम कुमार इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो कि प्रोफेसर हैं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए चर्चा की यहाँ पर शुरुआत करते हैं और जहाँ हमारा जो पहला विषय है वो है मीठे जल में झींगा पालन। तो इसके बारे में जानते हैं। बताएं हमें डॉक्टर प्रेम कुमार, जो झींगा पालन है इस क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं हमारे पशुपालकों के लिए, खासतौर पे जो अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कितना अच्छा ये विकल्प हो सकता है? मोनालिसा जी, मैं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और उसी के साथ बताना चाहता हूँ कि भारत में मीठे जल में झींगे पालन की अपार संभावनाएं हैं और काफ़ी लोग जो हमारे कोस्टल लाइन एरिया, जो समुद्री तटीय एरिया है, वहाँ काफ़ी लोग कर भी रहे हैं जो समुद्री झींगा पालन करते हैं। लेकिन ये अलग तरह का झींगा है, इसकी एक अलग वैरायटी है जिसको कि हम मैक्रोबैकियम रोजनबर्गी या तो स्कैम्पी बोलते हैं। ये एक अच्छी वैरायटी है जिसका पालन हम मीठे जल में करते हैं। और तो नॉर्थ इंडिया में जैसे हमारे पास गर्मी का जो सीज़न है वो लेके आपका अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक रहता है, तो इस समय पे ये झींगा पालन दूसरी मछलियों के साथ किया जा सकता है। इससे झींगे की मछली के साथ साथ झींगे की भी आमदनी होती है, तो आमदनी एक बढ़ाने का एक बड़ा एक उद्यम है जी। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर जितने भी मछली पालन है जो मीठी पानी में मछली पालते हैं, उनको झींगा भी उसमें डालना चाहिए, जिससे उनकी आमदनी का भी एक काफ़ी बड़ा स्रोत मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि मछलियों के द्वारा खाया गया खाना और उनके द्वारा जो उनके विष्टा है उसको भी ये झींगे खा लेते हैं, तो एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक वातावरण बनता है। इसलिए तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सभी जो मीठे जल में मछली पालते हैं उनको ये मछली पालन भी करना आपकी आमदनी का ये बहुत अच्छा जरिया हो सकता है और दोहरी आमदनी आपकी हो सकती है, क्योंकि आप मछली पालन के साथ ही झींगा पालन भी मीठे जल में कर सकते हैं। इससे जुड़ी और भी जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। आमतौर पर झींगा खारे पानी में होता है, लेकिन अब मीठे पानी यानी तालाब में भी झींगा पालन किया जा रहा है। आप जलाशय, पोखर और तालाब में झींगा पालन कर सकते हैं। खेती के साथ झींगा पालन से अच्छी कमाई हो जाती है, इसलिए आजकल ये व्यवसाय काफी तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी और घरेलू बाजार में झींगा की मांग है, इसलिए किसान खेती बाड़ी के साथ झींगा पालन करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। झींगा पालन के लिए तालाब क्ले सिल्ट या दोमट मिट्टी पर बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी रोकने की अच्छी क्षमता होती है। तालाब की दीवारों को ढालदार ना बनाकर सीधा खड़ा रखना चाहिए। तालाब में चूने का इस्तेमाल करें, साथ ही पानी भरने और बारिश के फालतू पानी को निकालने का उचित प्रबंध रखें। पानी भरने और निकालने के लिए लोहे की जाली इस्तेमाल करें। तालाब में जलीय वनस्पति होनी चाहिए, क्योंकि झींगों को दिन में तालाब के किनारे छुपकर आराम करने की आदत होती है। झींगों के आहार की बात करें तो झींगा जंतु और वनस्पति दोनों को खा लेता है।
झींगों का तेजी से विकास करने के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों तरह का भोजन देना चाहिए। तालाब में डाले गए लार्वा के लगभग 50 से 70% झींगे ही जीवित रहते हैं, इसलिए इनकी अच्छी देखरेख करनी चाहिए। झींगों का 4 से 5 महीने में लगभग 50 से 70 ग्राम वजन बढ़ जाता है, इसलिए इतने वजन के झींगों को तालाब से निकालना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप झींगा पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए आगे बढ़ते हैं, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आपसे जानना चाहेंगे जो दुधारू पशु हैं उनकी अच्छी सेहत के लिए किस तरह से जो पोषण की व्यवस्था है वो पशुपालकों को करनी चाहिए, खासतौर पर जो संतुलित आहार है उसका क्या महत्व है? पशुपालक को जो है ना अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए जो है ना पशु की खुराक का जो है विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 70 से 75% जो खर्च होता है वो खान पान पे ही होता है। और जब तक पशु जो है ना छोटी उम्र में ब्याएगा उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उससे ब्यात लेंगे और हर साल ब्याएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दूध प्राप्त करेंगे, तब ही प्राप्त कर सकते हैं हम उसको अच्छी खुराक देंगे, अच्छी देख रेख देंगे। तो पशुओं को जो है ख़ास तौर से जो ध्यान रखना है, छोटे बच्चे से जैसे पैदा होने के बाद जो है ना आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि माँ का दूध जो है वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज़रूरत है उसकी बढ़वार के लिए। और उसकी जो बीमारियों से लड़ने की अक्षमता है, रोगरोधी जो अक्षमता उसके अंदर जो खीस से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए सबसे पहले उसको छोटे बच्चे को खीस का पिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फिर जो धीरे धीरे उसके जो पेट के कीड़े हैं उसके लिए उपचार करें। और फिर जो है जो दूसरा वर्ग है उसमें जो बढ़ने वाले जो पशु हैं उनके लिए अतिरिक्त जो है ना खुराक का प्रबंध करना, उसको जो है ना जैसे दाना मिश्रण है, हरा चारा है, सूखा चारा है, वो एक अनुपात में देने हैं ताकि उसकी बढ़वार जो है ना अच्छी तरह से हो और वो वजन धारण करके जल्दी जो है ना गर्भ धारण करे। तीसरा जो दुधारू पशु हैं उनके लिए भी खुराक का जो है विशेष प्रबंध ज्ञापन है, तो उसके लिए अलग से प्रबंध जो है ना खान पान का, अगर हम जो उसकी आयु के अनुसार और अवस्था के अनुसार अगर हम उसको खुराक देंगे और अच्छी देखरेख और अच्छे वातावरण में रखेंगे तो मैं समझता हूँ अधिक से अधिक दूध प्राप्त करेंगे। और साथ में जो है ना ब्यात का जो है ना प्राप्त करना अधिक बहुत आवश्यक है। यही चीज़ें जो है ना पशुपालक की जो आमदनी है उसको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी आमदनी पर अगर आपके जो पशु हैं वो स्वस्थ है और उनकी उत्पादकता अच्छी है। तो बहरहाल यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पशुओं की अच्छी सेहत के लिए उनके पोषण की ओर खास ध्यान देना चाहिए। खासकर गर्मी और बरसात के समय पशुओं की सही देखरेख करें और उनके खान-पान का ध्यान रखें। पोषण का असर पशुओं के शारीरिक विकास और प्रजनन पर भी पड़ता है। दुधारू पशुओं से दूध उत्पादन के लिए उचित पोषण की जरूरत होती है। पशुओं को ताज़ा और साफ पानी पिलाएं। बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है, ऐसे में पशु को बरसात में आसानी से पचने वाला संतुलित आहार दे, जिसमें 60% गीला हरा चारा और 40% सूखा चारा होना चाहिए। गाय को 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 300 ग्राम और भैंस को हर 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए 400 ग्राम दाने का मिश्रण देना चाहिए। साथ में रोज 30.40 ग्राम सादा नमक और 25.35 ग्राम खनिज मिश्रण खिलाना चाहिए। वहीं अगर पशु गाभिन है तो पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, दाना और खनिज लवण से भरपूर संतुलित पौष्टिक आहार दे। गर्भकाल के आखिरी 2 महीने में खुराक के साथ साथ 1 से 1.5 किलो अतिरिक्त दाना देना चाहिए, जो कि ब्याने के कुछ दिन पहले 2 से 2.5 किलो तक बढ़ाया जा सकता है। गाभिन पशु को पशु आहार के साथ कैल्शियम की पूरी मात्रा दे। जी हाँ, तो पशुओं के आहार की व्यवस्था को लेकर ये रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। झींगा पालन की जहाँ तक बात है, डॉक्टर प्रेम कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान झींगा पालन करना चाहते हैं, तालाब और पोखर अगर उनके पास है या फिर तालाब और पोखर वो लेना चाहते हैं ताकि वो झींगा पालन कर सके, तो भूमि का चुनाव उन्हें किस तरह से करनी चाहिए? जी,
ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जैसा हम भूमि का चुनाव करेंगे, हमारा झींगा पालन पे उसका पूरी तरह से प्रभाव पड़ेगा। जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें पानी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो पानी दोनों स्रोत का होना चाहिए। अच्छा है अगर सिर्फ झींगा पालन ही कर रहे हैं तब तो मीठा पानी ही चाहिए, परंतु यदि उसके साथ उसकी हैचरी मतलब कि हम उसके बीज भी पैदा करके उसको बढ़ा रहे हैं, तो उस दशा में हमारे पास नमकीन या खारा पानी जिसकी सैलिनिटी करीब करीब 6 से 10 पीपीटी पार्ट्स पर 1000 मतलब 1000 में 6 भाग नमक अगर है तो दोनों तरह के पानी का प्रबंध होना चाहिए। आपके पास वहाँ लाइट आती हो ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि हमें एरेटर्स भी चलाना है। जी। दूसरा चीज़ ये है कि अगर लाइट नहीं बाई चांस कट जाती है तो उस दशा में हमारे पास जनरेटर होना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि ये आपके गांव से या शहर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर पास होगा तो शहर की गंदगी बरसात में तालाबों में जाएगी, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। जी। और बिल्कुल दूर होगा तो जो फैसिलिटीज़ है, जो शहर की फैसिलिटीज़ हैं, वो फैसिलिटीज़ वो मतलब कि हमारे फार्म पे नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल। माफ कीजिएगा डॉक्टर प्रेम कुमार, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। मोहम्मद अशरफ जी इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अशरफ जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो 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 जी अशरफ जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा छोटा सा सवाल है मैडम जी। कि हमें शौक बहुत है जिला पालन का, जी। लेकिन एक चीज मैडम मैं बताना चाहता हूँ, ये तो क्वेश्चन नहीं है अभी इस वक्त। हमें पीएम किसान फंड मिल रहा था साल में 3 बार। जी। हमारे मोबाइल पे मैसेज आ रही थी, लेकिन खाते में पैसे नहीं आए। अब तो हम गरीब आदमी हम क्या कर सकते हैं? जी ठीक है अशरफ जी, आइए जानते हैं कि किस तरह से कम लागत में आप झींगा पालन कर सकते हैं और क्या कोई सरकारी योजना है कि नहीं, आइए उसके बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर प्रेम कुमार बताएं। आपका जो समस्या है मुझे लगता है कोई दूसरा है, क्योंकि वहाँ झींगा पालन नहीं किया सकता, क्योंकि वो ठंडे जल की जो मछली है स्पेशली ट्राउट, वो वहाँ कश्मीर में वही होती है। झींगा पालन मैदानी क्षेत्रों में जहाँ जो पानी का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है वहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो समस्या है शायद किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की है, इसलिए मुझे लगता है कि जो विशेषज्ञ हैं इस विषय में वही उनको उसका सही जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। चलिए हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि पशुओं के आहार की व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो पशु है जाहिर तौर पर जिस तरह से मौसम की मार हमारे ऊपर भी पड़ती है, पशुओं के ऊपर भी पड़ती है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी के मौसम में पशुओं की देखरेख किस तरह से करें, खासतौर पर उनके आहार की? पशु का जो आहार है गर्मी के मौसम में खास तौर से बदलाव करना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि जो ठंडक ऐसा जो है ना चारा हम खिलाएंगे पशुओं को जिससे अंदर जो है ना उसके गर्मी की बजाय ठंडक जो है पैदा हो। ख़ास तौर से जो हरे चारे हैं, सूखे चारे हैं, वो तो मिला के देने हैं, और ख़ास तौर से उसमें दाल वाले चारे और अनाज वाले। जैसे अभी जो है ना आपकी ज्वार है और जो है ना साथ में मक्का है और बाजरा है। अभी ये जो है ना हरे चारे पशुओं के लिए, इसके साथ जो है ना सूखा ये हमने देना है 2 गुना। इसका जो सूखा है वो 100 किलोग्राम वज़न पे 2.5 किलोग्राम जो है ना सूखा पदार्थ यानी कि चारा देना है हमने। तो इसमें इसका दुगुना जो है ना, मान लिया 400 किलोग्राम वज़न का पशु है हमारा, तो उसमें उसका 24 घंटे का 10 किलोग्राम सूखा चारा बनता है। और जो हरा चारा है वो हमने दोनों तरह का मिला के देना है, अनाज वाला और जो है ना दाल वाला। क्योंकि इसमें दाल वाले में प्रोटीन होती है और अनाज वाले में ऊर्जा के स्रोत होते हैं, तो विटामिन्स भी होते हैं और पानी भी होता है।
तो ये दोनों मिला के हमने कम से कम उत्पादन लेने के लिए 2 गुना देना है। जो मान लिया 10 किलोग्राम जो बनता है 24 घंटे का, अगर सूखा केला दे रहे हैं हम, जी। तो हरे चारे 20 से 25 किलोग्राम कम से कम देने हैं। और इस तरह से फिर सूखा चारा है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलोग्राम ही खाएगा। जी जी बिल्कुल। तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, यहाँ पर रुकना पड़ेगा आपको। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। रेणु जी इस वक्त झज्जर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेणु जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी थैंक यू। राजेंद्र जी नमस्ते। नमस्कार। तो मेरा सवाल थोड़ा उन लोगों के लिए है जो नया नया इस बिजनेस में आना चाहते हैं, पशुपालन में आना चाहते हैं जी। और मेरे को ये पूछना है कि हम कैसे ब्रीड सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली उनकी डाइट कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई वेबसाइट, कोई ऑफिस, या हम कहाँ पे हेल्प ले सकते हैं उनके लिए? सबसे पहले तो देखो, आपने जो है ना इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हर जो जिले के पशु विज्ञान केंद्र हैं हर ज़िले में, जैसे हरियाणा में है, और अन्य हर जो है ना जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे ये सेंटर हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, उनमें भी पशुपालन का विशेषज्ञ है। मेरी सलाह आपको ये है कि सबसे पहले आपको जैसे नस्ल है, कौन से नस्ल के पशु का आपने चुना, मान लिया भैंस का काम करना है या गाय के साथ काम करना है या दोनों मिलमा करना है, दूध के लिए करना है या बिक्री का करना है, तो इसके लिए प्रशिक्षण लेना है। और उसके बाद जो उसी प्रशिक्षण के दौरान आपको जो नस्ल के बारे में, नस्ल सुधार के बारे में, और साथ में जो दाना मिश्रण है यानी खान पान है, और जो है उसका बीमारियों से बचाव का है, और गृह व्यवस्था है, सारी बातों की जो है ना आपको जानकारी मिलेगी। इसके लिए जो है ना, और अपने आप जो है ना आप पहले तो डिसाइड करिए कि आपने अकेला गाय से करना है, देसी गाय का करना है काम, या दोनों मिलमा करना है, देसी और अमेरिकन जो है ना क्रॉस ब्रेड हैं, या भैंस का करना है, या दोनों तरह का भैंस और गाय का मिलके करना है। तो ये आप करके, सबसे पहले तो मेरी यही सलाह है, आप 5-7 फार्म देखें पहले, उनसे उनकी समस्याएं, कठिनाइयाँ जो आई हैं, और किताबें भी पढ़ें और प्रशिक्षण लें, तभी जो है ना आप इस काम में आगे बढ़ें। जो जी बिल्कुल रेणु जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस क्षेत्र में आना चाहती हैं और जैसा कि सलाह दी है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, आप प्रशिक्षण जरूर ले लें इस क्षेत्र में आने से पहले। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मीठे जल में झींगा पालन और साथ ही पशुओं में पोषण सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका कॉल यहाँ पर शामिल करते हैं। सुशांत जी इस वक्त ओडिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी पालन का प्रशिक्षण कहाँ पर मिलता है, उसके बारे में जानना था। जी सुशांत जी का फिर से सवाल दोहरा दे, आप झींगा पालन करना चाहते हैं? हाँ, उसका कहाँ पर मिलता है? जी
प्रशिक्षण कहाँ पर मिलता है जी? सुशांत जी, मुझे लगता है कि आप एक झींगा पालन के सबसे बड़े जो संस्थान हैं, जो केंद्रीय मीठा जल मात्स्यिकी संस्थान है, जो भुवनेश्वर में उड़ीसा में ही है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संस्थान है, उसी की टेक्नोलॉजी है मीठे पानी में झींगा पालन की। अगर आप वहाँ जाके अगर प्रशिक्षण लेना चाहें तो वो लोग हर साल इस विषय पे प्रशिक्षण देते हैं। आप वहाँ जाके और प्रशिक्षण ले सकते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है कि 100, 150, 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सुशांत जी, आपके राज्य में ही है सबसे अच्छा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है और वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नंदस्वरूप जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी तेरा गाँव बसंत तक। मैं जानना चाहता हूँ प्रदूषण, वातावरण, स्वच्छता पशुओं के लिए कितना अच्छा होता है। जो पशुओं को हम साइलेंट बना करके तो चारा खिलाते हैं, इस मौसम के लिए उनके सेहत के लिए अच्छा होता है। जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सवाल मुझे जो है ना पूरा सुनाई नहीं दिया, एक बार आप बताएंगे? नंदस्वरूप जी, एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? थोड़ा सा आपकी आवाज़ कट रही थी इसमें। जी जी, पशु के स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा से जुड़ा ही नंदस्वरूप जी का सवाल था। हाँ जी, सवाल तो जो है ना पशु पोषण का ही है, परंतु सुनाई नहीं दिया किस वर्ग के पशु के किस तरह से जो है ना। जी जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी हमें बताया कि मौसम के अनुसार जो पशु का जो आहार है उसमें बदलाव करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में आपने बताया कि किस तरह से पशु चारे का ख्याल रखना चाहिए। बरसात का मौसम भी आने वाला है और कई जगहों पर तो इस वक्त काफ़ी बारिश हो भी रही है। ऐसे में मौसम के साथ साथ किस तरह के बदलाव की आवश्यकता होती है? जैसे गर्मी के मौसम में खास तौर से जो पशु है उसकी खोर रात को जो है ना सूखे चारे से भरी होनी चाहिए, क्योंकि रात को ही खाता है। दिन में पशु गर्मी में जो है ना बुरा हाल हो जाता है उसका, गर्मी अधिकता के कारण, तो वो कम उठता है, पानी ज़्यादा पीता है जो ना जी। तो रात को उसकी सूखे चारे से, खास तौर से हरे चारे मिला के थोड़ी मात्रा में तो भरी होनी चाहिए। और जो दाना मिश्रण है वो उसमें बदलाव करना ज़रूरी है, क्योंकि जो दाल वाली चीज़ें हैं, मान लिया हम संतुलित आहार जो बनाते हैं, दाना मिश्रण 100 किलोग्राम हमने दाना मिश्रण बनाया, उसके अंदर आमतौर पे जो ठीक मौसम उसमें 40 किलोग्राम अनाज ले लेते हैं। जैसे 3-4 प्रकार के स्रोत हैं, जैसे गेहूँ है, बाजरा है, मक्का जो है। तो गर्मी के मौसम में बाजरे की बजाय जो है जौ की मात्रा अधिक ले लें, इसमें बाजरा कम कर दें, अनाज की जो मिकदार हम मिला रहे हैं। और इसके अंदर मैं कहूँगा कि जो खड़े हैं वो 30 से 32 किलोग्राम मिलाई जाती है आम समय के लिए। तो खड़ की मात्रा मैं कहूँगा 40 से 45 किलोग्राम कर लें, यानी कि 30 से 35% अधिक जो है खड़ की मात्रा करें, ताकि जो है उससे ठंडक महसूस हो जो है। और इसमें खनिज मिश्रण जो है देना बहुत ज़रूरी है। जैसे दुधारू पशु है उसको 100 ग्राम खनिज मिश्रण रोज़ाना देना ज़रूरी है। छोटा पशु है जो बच्चा है, मान लिया बढ़ने वाला, तो उसको 10 से 15 ग्राम खनिज मिश्रण देना ज़रूरी है। ज्ञापन पशु है तो उसको 35 से 50 ग्राम जो है ना खनिज मिश्रण रोज़ाना देना ज़रूरी है उसकी खुराक के अंदर। और साथ में मैं कहूँगा कि आधा नमक मिलाएं। मान लिया 100 ग्राम हम खनिज मिश्रण दे रहे हैं एक पशु को, तो उसमें 50 ग्राम जो है ना आम तौर पे खनिज ये जो नमक की मात्रा ज़रूर मिलाएं, क्योंकि नमक भी ज़रूरी है। पसीने के माध्यम से नमक भी निकलता है बाहर। और पानी भरपूर मात्रा में मैं कहूँगा कि 5-6 बार जो है ना ताज़ा और बढ़िया गुणवत्ता वाला जो है ना क्वालिटी पानी जो है पिलाएं पशु को गर्मी के मौसम में। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बजरंग जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। बजरंग जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मैडम जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ मैडम जी, मुझे पशुपालन के लिए बकरा बकरी खरीदने था लोन के लिए। ठीक है,
तो लोन के बारे में, ऋण के बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है बजरंग जी, इसका जवाब लेंगे। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं और फिर इसका जवाब हम लेंगे। मोहित जी पीलीभीत से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम हमारी जो भैंस है उसका दूध में फैट कम है। जी जी ठीक ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह दोनों पहले सवालों के वाली जवाब जो आपसे है, चाहेंगे। जैसे लोन की बात है, तो आप जो है ना, जो पशुपालन विभाग है उसकी जो पोर्टल है, हर जो है ना जिला स्तर पे पोर्टल है पशुपालन विभाग का हर प्रांत का, तो उस पर जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए और जो है ना फिर वो जो पशुपालन विभाग है वो सब्सिडी देता है। लोन जो है ना बैंक वाले देंगे, वहाँ आपकी शनाख्त करके और जितनी ज़रूरत का है आपका, जैसे भैंस का 80,000 रुपये जो है ना एक भैंस का, तो आप बकरीर भेड़ के लिए है तो आप अपने ज़िले के गांव के पास जो पशु अस्पताल है, मैं कहूँगा पहले तो वहाँ जाएं, जो पशु चिकित्सक है उनके पास स्कीम होती है हर ज़िला जो है इलाके के लिए, तो आप उनसे संपर्क करके और ज़िले का जो पशुपालन विभाग का उपनिदेशक है उसके माध्यम से आप ये लोन ले सकते हैं। जो बाकी DRDA का भी है और नाबार्ड भी कई बार जो ना कई चीज़ों के लिए देता है, तो आप वहाँ संपर्क करिए। दूसरा, जैसे इनकी जो बात थी दूसरे का कि फैट कम आता है, तो आप इसमें जो है ना ख़ास तौर से फैट जो प्रभावित होता है वो खान पान से भी होता है, और एक जो स्टेज है, जो दूध मान लिया बाखड़ी है, पीछा ब्यांत का है, और दूसरा इसमें जो प्रोटीन की मात्रा ख़ास तौर से जो खड़ बिनोड़ा है उसकी खुराक में बढ़ाएंगे तो उसमें जो है ना तेल की मात्रा थोड़ी सी चली जाती है फैट की, और ये हरे चारे के माध्यम से भी चला जाता है और खड़ बिनोड़े के माध्यम से भी जो है, तो उससे जो है फैट बढ़ेगा। आप थोड़ा उसमें खड़ की मात्रा बढ़ा दें, खनिज मिश्रण दें। दूसरा, जैसे जो है ना आप पुछ धार है, आखिरी की जो धार होती है उसमें भी चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो है ना स्टेज जैसे 5वें 6ठे महीने के बाद ब्याया हो गया पशु, 9 महीने जो है मान लिया 280 दिन के आसपास तो गाय का दूध काल होता है, और 300 से 305 दिन का जो दूध काल होता है भैंस का। आखिरी जो स्टेज होती है ब्यांत की यानी दूध काल की, उसमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होती है। दूसरा, जो पशु घूम के आता है, जंगल में ले जाते हैं, चारा चर के आता है, घूमता है, आज खोर पे बना रहता है, तो उससे भी फैट को प्रभावित करता है। जो सूखा चारा जो ज़्यादा खाता है, घूमता है पशु, उसमें भी फैट की मात्रा बढ़ जाती है। जो तो मुझे उम्मीद है कि मोहित जी और बजरंग जी आप दोनों के सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संजय जी। आइए उनका जो सवाल है वो यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। संजय जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। संजय जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें। संजय जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आके बात करें। अपना सवाल आप एक बार फिर से दोहरा दें कृपया। माफ कीजिएगा संजय जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है और आपसे ये गुजारिश होगी कि आप नेटवर्क क्षेत्र में आए और एक बार फिर से आप हमारे साथ संपर्क करें और आपका सवाल हम जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रेम कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि भूमि के चुनाव के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे थे। इसके साथ ही हमें ये भी बताएं कि जो पानी की गुणवत्ता होती है तालाब में, पोखर में झींगा पालन के लिए, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? जी जी, तो मिट्टी के बारे में बता रहा था, जैसे पहले उसमें भी आपका फिल्म में बताया गया है कि दोमट मिट्टी चाहिए। तो दोमट मिट्टी का कारण यह है कि पानी बार बार भरने की ज़रूरत ना पड़े और उसमें करीब करीब 60% जो क्ले रहना चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी एक बार भर दे तो तुरंत निकल ना जाए जी। और अब पानी की गुणवत्ता के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पानी की गुणवत्ता ये एक ऐसा झींगा है कि ऐसी जगह पे पालना चाहिए जहाँ पानी का जो टेम्परेचर है, पानी का टेम्परेचर और एनवायरमेंटल टेम्परेचर ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं।
तो पानी का टेम्परेचर किसी भी सूरत में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाए। और मैं तो कहूँगा कि वो 30 से 25 से 35 डिग्री तक भी जाए तो झींगे के लिए बहुत अच्छा है। और इसी में वैसे जो आइडल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री मान के चलिए, तो 30 डिग्री पे ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और एक तो ये हो गया टेम्परेचर का, दूसरा है कि वहाँ पानी हमारा सोर्स क्या है। अगर हमारा पानी का जो है अंडरग्राउंड सोर्स है कि हम ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट तालाब में ना आए। अगर हमारे पास ऐसा कोई साधन है कि जिससे कि उस पानी को 1 या 2 दिन वो रोक के रखें, जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, एक चीज़। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा तालाब हमारे पास नहीं है, तो अगर हम डायरेक्ट भी पानी डाल रहे हैं तो हमें एरेटर की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, कि पानी का जो हार्डनेस है वो 150 ppm और 150 ppm से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि झींगा पालन का ये एक सबसे बड़ा जो बोटल नेक है, और ये कि 150 ppm के ज़्यादा उसकी हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। और पानी की उपलब्धता हमेशा रहनी चाहिए। और हम जो है पानी का सैलिनिटी अगर चेक करें, अगर हम तटीय क्षेत्रों में रह रहे हैं तो सैलिनिटी 6 से 10 डिग्री सेल्सियस पे रहनी चाहिए, क्योंकि उसी सैलिनिटी में, मतलब कि जो क्षारीयता है उसी में जो झींगे का जो बच्चा है उसी में पैदा होता है। और थोड़ा बड़ा होना, 1 सेंटीमीटर बड़े होने, 1 ग्राम बड़ा होने तक के लिए उसको मतलब कि खारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर प्रेम कुमार, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मीठे जल में झींगा पालन और पशुओं में पोषण सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें पूछ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। मोहन लाल जी भीलवाड़ा राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहन लाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मोहन लाल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको?
आवाज जी मोहनलाल जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। मोहनलाल जी, कृपया फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो जी मोहनलाल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर खेती है जी, आप पशुपालन करना चाहते हैं और इसके लिए ऋण के बारे में जानना चाहते हैं कि ऋण कहां से मिल सकता है। जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पशुपालन के लिए ऋण की व्यवस्था को लेकर एक और सवाल है, मैं चाहूंगी संक्षेप में आप इसका जवाब देते हैं। जी, ऋण के लिए तो पशुपालन विभाग का जो है न पोर्टल है, तो उस पर जाइए और जो है अलग अलग स्कीम है हर पशु के वर्ग के लिए। जैसे भेड़ बकरी के लिए अलग है, गाय भैंस के लिए अलग है और सूअर पालन के लिए अलग है। तो उसमें आप जो है ना अप्लाई करिए ऑनलाइन, और फिर जो है ना आपका नंबर जैसे आएगा, आपके नज़दीक का जो पशु चिकित्सक और पशु उपनिदेशक है ज़िले का, उनसे संपर्क करें। और DRDA से भी कई बार मदद मिलती है और नाबार्ड से भी, जैसे प्रोसेसिंग का है और है इसके टैंकर खरीदने के लिए है, छोटा BMC के लिए है, बल्क मिल्क पुलर हैं। तो उससे जो है ना आप जिस तरह के जिस ज़रूरत के लिए आपने पशु पालन के लिए है या प्रोसेसिंग के लिए है, तो आप DRDA से, नाबार्ड से और आप पशु पालन विभाग से मिल सकते हैं। और लोन जो देगा वो बैंक देगा और वो आपकी साख के ऊपर, आपका रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। पशुपालन विभाग जो है सब्सिडी, जैसे आपने लोन मिल गया तो उसकी जो अनुदान है वो आपके खाते में भिजवा देते हैं। जी बिल्कुल मोहनलाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पशु को आहार दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, वो किस तरह से देना चाहिए? सुबह से रात तक की अगर हम बात करें तो पूरे दिन में किस वक्त किस तरह का चारा देना चाहिए, कितने अंतराल पर और कितनी मात्रा में? देखो, 2 बार जो है ना देना चाहिए। सुबह जैसे हरा चारा और सूखा चारा मिला के आप 2.5% के हिसाब से, जैसे सूखा चारा है यानी कि 100 किलोग्राम वजन पे पशु के, तो 2.5 किलोग्राम सूखा चारा देना है। और साथ में उसका 2 गुना जो करके हरा चारा, दाल वाला और अनाज वाला मिला के देना है। और उसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ये मिलाना है अपने दाना मिश्रण। दाना मिश्रण जो है ज़्यादा महंगा है, और हरे चारे मैं कहूँगा कि सारे साल का बिजाई करके सारे साल प्रबंध करें। और साल में 2-2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें अधिक चारे होते हैं हरे, और जो 2 महीने ऐसे आते हैं कि उनमें चारे कम होते हैं। इस तरह से जो है ना साइलेज बनाएं और हे बनाएं। आपके नज़दीक का जो पशु विज्ञान केंद्र है या उसमें जाके उनकी मदद से आप ले सकते हैं, और नहीं तो मैं भी बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो बाकी आप जैसे दाना मिश्रण है दूध के आधार पे दिया जाता है। वो 10 किलोग्राम दूध अगर गाय दे रही है तो उसको हम 4 किलोग्राम दाना मिश्रण उसका बनता है, और आधा किलोग्राम उसके शरीर के लिए जो है ना। इसी तरह भैंस है आपकी, तो भैंस जो है ना 5 किलोग्राम दाना, यानी कि दूध 10 किलोग्राम दे रही है तो 5 किलोग्राम उसका दाना मिश्रण बनता है उसका दूध उत्पादन के लिए। आधा किलोग्राम उसके शरीर के जो है ना बढ़वा रख रखाव के लिए जो है ना ज़रूरी है। और दाना मिश्रण आप मोटे तौर पे इस तरह से बना सकते हैं घर में। और बरसात का मौसम जैसे आएगा उसमें 10 से 15 दिन से ज़्यादा का मत बनाएं। और जो है ना उसका जो भंडारण है वो भी ढंग से करें। ज़मीन से जो है 1.5 फुट ऊंचे को लकड़ी रख के या ईंट रख के, और दीवार से जो है ना 1.5-2 फुट दूरी पर रखें। अगर उसमें नमी चली गई तो खराब हो जाएगा, और पशु ने खाया तो पशु में बीमार होकर बहुत ज़्यादा जो है ना दिक्कतें आ सकती हैं, जो उसकी मृत्यु तक जो है हो सकती है। अब दाना मिश्रण इस प्रकार बनाएं। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण आपने बनाना है तो उसमें 40 किलोग्राम अनाज ले लें, मोटे तौर पे गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ। और इसके अंदर जो है ना 25 किलोग्राम चोकर ले लें, और 30 से 32 किलोग्राम में कहूँगा 3-4 प्रकार के जो खड़े
आपके पास जो नज़दीक आपके घर में बढ़िया मिल रही है आसपास में और सस्ती है वो ज़्यादा ले लें, और जो महंगी है उसको कम ले लें। जैसे आप सरसों की खड़ है, बिनोड़े की खड़ है, मूंगफली की खड़ है, सोयाबीन की खड़ है, तिल की खड़ है, जो भी आपको सस्ती है वो ज़्यादा लें, महंगी है कम लें। और इसके अंदर 1 किलोग्राम नमक मिलाएं और जो है ना 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण मिलाएं। और जो मौसम बदलाव हो उस हिसाब से इसमें बदलाव कर दें। गर्मी का मौसम है तो खड़ की मात्रा जो बढ़ा मौसम के अनुसार आहार में तब्दीली लाना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हेम सिंह जी, उज्जैन मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। हेम सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? दुधारू पशुओं की अभी बरसात में कैसे देखभाल करें, उनको वो खाने के बारे में और रख रखाव के बारे में? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, आइए जानते हैं। बिल्कुल सही है। आप जो खान पान में खास तौर से जो पानी खड़ा है खेत में, हरे चारे खास तौर से मैं कहूँगा कि वो खड़े पानी वाला जो ना ऊपर से काटें, 1 फीट के ऊंचे पानी खड़ा जहाँ तक है वहाँ का ना काटें, ऊपर से काटें। और मैं कहूँगा 1 दिन घर में रखें उसको, जो है ना कटाई गंडासा काट के जब बाद में काटना है, और 1 डेढ़ 2 दिन बाद जो है ना अधिक नमी वाला जो है ना चारा नहीं देना है आपने कोई खान पान में जो है ना पशु को। ये तो खान पान का खास तौर से रख रखाव ये है, उसके खुर देखते रहें, कीचड़ जो ना बरसात से जो ना गर्म सर्द होने से बचाएं, और जो है ना उसके खुर देखें ताकि जो है ना कहीं कोई चोट लगी है तो खुर तो नहीं गड़े हैं। और मक्खी मच्छर से बचाव करें उसका, खास तौर से मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं बरसात के दिन में, तो ये आप जो है ना खास तौर से रखेंगे। खान पान में तो गीला खाना नहीं देना आपने, जैसे नमी वाला जो चारा है अधिक नमी वाला वो नहीं देना है, और मच्छर मक्खी से बचाना है, और जो है ना सूखे में रखना है, गीले में, और सीधी जो बरसात की बूंदों में नहीं निकालना है पशु को। रख रखाव उसका यही है, सूखा बिछावन हो और हवादार जो है ना, हवा ज़्यादा नमी की अधिकता हो जाती है इसमें, तो पंखा ज़रूर लगाएं जो है ना, हवा जो बाहर निकले, खिड़की वगैरह जो है ना रोशनदान हो, उससे जो घर की गर्मी पैदा होगी, अंदर जो गैसों की उत्पत्ति हो जाती है घर के अंदर ज़्यादा रखने से, और तो उसका जो है ना एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाएं एक जो है ना, ताकि या खिड़की खोल के रखें, ऊपर रोशनदान से हवा गंदी जो बाहर निकले और ताज़ा हवा ज़्यादा से ज़्यादा पशु को मिले, तो वही जो उससे खुश रहेगा पशु, और आपका पशु का बीमारी कम आएंगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल हेम सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बरसात में आप किस तरह से अपने पशु की देखभाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर प्रेम कुमार आपसे जानना चाहूँगी कि जो झींगा पालक है उन्हें किस तरह से तालाब की तैयारी करनी चाहिए और स्टॉकिंग करनी चाहिए? जी तो हमने अभी तक जो सीखा कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए। जी। अब ये है कि हम तालाब जो खोदते हैं वो तालाब करीब करीब 1 मीटर से 1.25 मीटर तक तालाब रहना गहरा होना चाहिए। उस तालाब में जब हम तालाब की तैयारी करते हैं, तालाब संचयन की तैयारी करते हैं, तो उसके पानी भरने के पहले हमें उसमें जो है गाय का गोबर करीब 2 टन से 5 टन, वो कैसी उसकी मिट्टी है, अगर बलुई मिट्टी है तो 5 टन गोबर, और बलुई से कम मतलब कि उसमें क्ले ज़्यादा है तो कम गोबर डाल के उसको अच्छी तरह से 15 दिन रखना चाहिए। उसके बाद में करीब 200 किलो चूना हमें प्रयोग में लाना चाहिए। चूने से बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तीसरा चीज़ है कि उसमें फर्टिलाइज़र कि 100 किलो यूरिया और करीब 100 किलो ही सिंगल सुपर फॉस्फेट, इनको भी जब पानी भर दें तो ये मतलब जो है यूरिया और सुपर फॉस्फेट को मिला देना चाहिए। कारण कि जब पानी में सुपर फॉस्फेट और यूरिया डालेंगे तो जलीय जीव पैदा होते हैं और जलीय पौधे पैदा होते हैं, वो जो है हमारे झींगे की खुराक है। और जो झींगे की खुराक है, दूसरा चीज़ जो है हमें झींगे का जो साइज़ है उसको
दो तरह की हमारे जो है स्टॉकिंग होती है। एक तो हम अकेला झींगा पाल रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार, आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर। स्टॉकिंग के बारे में जानेंगे हम आगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। रमेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं यमुनानगर हरियाणा से। रमेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम जी, नमस्कार जी। जी रमेश जी नमस्कार, बताएं अपना सवाल। मेरा सवाल है मैम, हमारे पास में एक भैंस है, उसको ब्याने में 1 महीना बाकी है अभी। अच्छा, ठीक है। और वो ना पीछे से शरीर निकालती है, उसकी कोई दवाई वगैरह जी? पीछा दिखाती है, पीछा जी। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, उसका जो है एक तो पीछे से ऊंचा कर दें, जो पीछे वाले जो हिस्सा है बांधने की जगह उसको ऊंचा करें, और उसको खनिज मिश्रण दें रोजाना 100 ग्राम, और 50 ग्राम उसमें नमक मिलाएं। और जो ना मैं कहूँगा उसकी खुराक में 1 मुट्ठी छाणस, गेहूँ का जो छाणस है वो भी डालें। बाकी जो है ना ये जो है ना इससे जो पीछा दिखाने की समस्या कम हो जाएगी। और अगर अधिकता है तो मैं कहूँगा कि आपका नज़दीक का जो पशु चिकित्सक है अगर निकल जाता है उससे संपर्क करें जी। और नज़र रखें उसके ऊपर। पीछे से ऊंचा करके हमेशा सुबह शाम जब जितना भी होगा उसको रेशेदार चारे दें, ताकि जो कब्जी ना हो उसको पानी जो है ना पिलाएं खूब। कब्जी होगी तो जोर लगाएगी तो पीछा जल्दी निकलेगा। तो यही आपने प्रबंध करना है। बाकी जो है ना डॉक्टर से संपर्क करें अगर अधिकता समस्या आ जाती है। जी रमेश जी, जो सुझाव यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने दिए हैं उन पे तो ज़रूर अमल करें। इसके साथ ही नज़दीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे भी संपर्क कर लें। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम मीठे जल में झींगा पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। साथ ही पशुओं का जो पोषण सुरक्षा है वो किस तरह से सुनिश्चित आप कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा जारी है। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार, आपसे जानना चाहेंगे झींगा पालन में आप स्टॉकिंग के बारे में हमें बता रहे थे, बताएं। तो 2 तरह की स्टॉकिंग होती है। एक तो हम अकेला झींगा पाल रहे हैं या तो एक तालाब में, और या मछली के साथ झींगा पाल रहे हैं। अगर हम अकेला झींगा पाल रहे हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि जो बड़ा बच्चा है कि करीब 1 ग्राम का बच्चा है वो करीब 50,000 से 60,000 पर हेक्टेयर उसमें हम संचय करते हैं। और ये
ये देख लिया जाए कि वो जो झींगे का जो साइज़ है एक जैसा होना चाहिए। इनमें बड़ी प्रवृत्ति होती है कि एक दूसरे को मार के खाने की, कैनाबलिज्म जिसको बोलते हैं। जी जी। तो एक तो ये है, दूसरा चीज़ है इसकी छुपने की आदत होती है। तो हमें तालाब की तली में ईंट पत्थर जितने भी मतलब वो छुप सके ऐसी ऐसी चीज़ें अचड़ा कचड़ा डाल देना है जिससे उसके अंदर छुप सके। दूसरा चीज़ है कि भाई हम अगर मछली के साथ स्टॉकिंग करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक्चुअल में। तो उसमें हम करीब 15,000 तक हम झींगा का स्टॉकिंग करते हैं और दूसरा करीब 15,000 ही हम मछली भी 5,000 से 6,000 मछली उसमें डालते हैं। उसमें से कतला और रोहू हम ज़्यादातर ये दो मछलियों को डालते हैं, जिसमें रोहू 80% और 20% कतला। जी जी। तो इनका जब हम स्टॉकिंग करते हैं, स्टॉकिंग के बाद में हम इनको खाना देना शुरू करते हैं। जी। खाने का जो ये है कि हम डेली उनको उनके हिसाब से शुरुआत का 1 महीना जितना उनका वजन है उतना ही हम खाना देते हैं। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे कम करके वो 5% जितना वजन है उसका 5%, अगर 50 किलो है तो 2.5 किलो खाना हर दिन हमें 2.5 किलो खाना हमें उनको देना है। तो इसी तरह से हम और जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है झींगे का और मछली का, उसी तरह से हम उसका खाने का भी ये बढ़ते जाता है। तीसरा चीज़ ये है कि अब हमें देखना है कि पानी में हमेशा जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन मतलब कि जो जलीय जीव हैं वो पूरे हैं कि नहीं। इसके लिए हम सुपर फॉस्फेट का, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का हर महीने में एक बार 50 से 100 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में उसको मिला देंगे, जिससे क्या होगा कि फिर से वो जलीय जीव पैदा होंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिलेगा। तीसरी चीज़ जो उनके खाने का, जो हम बाहर से भी खाना देते हैं तो करीब 35% प्रोटीन वाला जो खाना है उसमें आपकी खलियाँ हो सकती हैं, खलियाँ, चोकर और आपके मिनरल मिक्सचर, विटामिन्स और खनिज, ये सब मिला के हम उनको खिलाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 5% के हिसाब से हर दिन खाने का जो राशन है वो हर दिन नहीं तो कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन में वो बदलते रहता है। जी। और ऐसा माना जाता है कि करीब करीब अगर हम 2 किलो खाना खिलाएंगे तो 1 किलो हमारा झींगा आएगा। जी, इसी तरह से माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। हमारे कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी इस वक्त उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी शैलेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी। मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी भैंस 7 महीने की गाभिन है, वो कमजोर बहुत है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल इसका जवाब हम लेंगे। शैलेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहें। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मऊ उत्तर प्रदेश से। जितेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे पास करीब 20 गाय हैं एचएफ में और साहिवाल में। अच्छा, ठीक है। ये इनको पिछले नवंबर से लेके अभी तक सबको सीमन चढ़ाया था। किसी गाय को 1 बार, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार चढ़ चुका है। लेकिन समस्या और है कि अभी डॉक्टर्स उनको चेक किए तो पता चला इसमें से सिर्फ 1 गाय है जो गाभिन हुई है, बाकी की गाय गाभिन नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या करना है? मतलब गाय गाभिन नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है। ठीक है, सीमन 2-2, 3-3 बार चढ़ाने के बाद भी नहीं रुक रही। बिल्कुल, आइए आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर राजेंद्र, मैं चाहूंगी कि दोनों सवालों के जवाब दे दें। पहले वाले का जो है कमजोर है, वो 7 महीने की है। कई बार जो है ना पेट में कीड़े हो जाते हैं पशुओं के, तो उनकी जो डीवॉर्मर है, जो पशु के पेट के कीड़े मारने के लिए दवाई विशेषज्ञ से पूछ के, आपके नज़दीक का जो पशु अस्पताल है वहाँ डॉक्टर से पूछ के, और सरसों का तेल ज़रूर दे दें दवाई देने के बाद।
तो उससे वो पेट के कीड़े साफ हो जाएंगे और वो जो है ना फिर खाया पिया लगेगा उसके। और आप संतुलित आहार दें उसमें, हरा चारा, सूखा और दाना मिश्रण, जितना जो किफ़ायती और संतुलित देंगे उसी से फायदा होगा। आप एक चीज़ छोड़ के एक ही खिला रहे हैं तो उससे जो असंतुलित आहार है उसमें लागत बढ़ जाती है और फायदा नहीं होता, उत्पादन नहीं मिलता। क्या जवाब देंगे हाँ, आप? दूसरा जो इन्होंने कहा जो ज्ञापन नहीं रही 20 गायों में से एक ही जो है गाय का बन रही है, उसके लिए खास तौर से एक तो 2-3 कारण। एक तो जो जमीन में कमी आ गई है पोषक तत्वों की, खनिज मिश्रण मैं कहूँगा कि आप निरंतर दें उसको पशु को। रोजाना जो है ना 100 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक मिला के उसकी खुराक में दें, और नहीं रांधना नहीं है वो चाट के अंदर। दूसरा जो ना कई बार बच्चेदानी में संक्रमण होता है तो उसका उपचार कराएं। और एक बार जो कई बार जो ना समय जो होता है सीमन रखवाने का, वो हमेशा टूटते अम्मे में रखवाएं। मान लिया आपकी गाय जो है ना 28 घंटे गर्मी में रहती है, तो आपने मान लिया अभी रखवा लिया गर्मी में आते ही, तो दोबारा सीमन रखवाएं आखिरी बार जो 12-14 घंटे बाद जो है। और नहीं तो एक बार रखवाना है तो आखिरी जो 8 घंटे हैं यानी कि 20वां घंटा जो बनेगा उस टाइम पे सीमन रखवाएं। और सीमन का भी तापमान और रखने वाले का कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, समय की कमी है, हमें उम्मीद है कि शैलेंद्र जी और जितेंद्र जी आप दोनों को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह और डॉक्टर प्रेम कुमार, आप दोनों लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो आज आपने विस्तार से जाना कि किस तरह से जो मीठे जल में आप झींगा पालन है वो कर सकते हैं और अच्छी आमदनी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो पोषण सुरक्षा है वो किस तरह से करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में अब हम आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों के बारे में चर्चा होगी वो है धान की नर्सरी प्रबंधन एवं रोपाई और सब्जी पौध उत्पादन कैसे करें। विषय से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप चाहें तो फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके साथ ही हमारा पेज खुल जाएगा जिसमें आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।